अब आपने सबसे पहले क्या करना, फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप उसको यहाँ पे VS कोड के अंदर पूरे फोल्डर को क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें। ओपन फोल्डर करें, यहाँ पे आप उसको पाथ बता दें, C के अंदर रखा है, D के अंदर रखा है, या फिर आपने डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है, जहाँ पे भी आपने रखा है। तो हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बनाया। अभी इसको सिलेक्ट कर लें, तो अभी ये इसके अंदर कुछ फाइलें ओपन थी जो सेव नहीं थी, वो ये पूछ रहा था कि आपने सेव करनी है कि नहीं। ठीक है, अभी ये उसका फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर यहाँ पे उसका नाम आ रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लें। इस जगह पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे कर लें न्यू फाइल। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तीसरा तरीका यहाँ पे है कि आप यहाँ पे आके न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करें, वो बेसिकली इसी फोल्डर के अंदर बनेगी। तो मैंने आपको बताया था पहली जो फाइल होती है वो इंडेक्स के नाम से आपने उसको रखना होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रोजेक्टर का भी मसला है। ठीक है, इंडेक्स के नाम से आपने उसको बनाना है और एक्सटेंशन उसको दे देनी है .html। ठीक है, आप इसको इंटर करें तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने उसको सेव करना है। यहाँ पे आल फाइल, इसको एक दफ़ा ख़त्म करें। टेक्स्ट फाइल को हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे जब आप उसको सेव एज का ऑप्शन देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी में होगा। Ctrl+S कर लें। ठीक है, तब भी आप यहाँ पे उसको एक्सटेंशन बता सकते हैं। यहाँ से आप HTML नीचे कर लें, ये पड़ी हुई HTML। ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम दे दें इंडेक्स। ठीक है, और एक्सटेंशन वो खुद ब खुद साथ शामिल कर लेगा। अब यहाँ पे देखें index.html की यहाँ पे फाइल शो हो चुकी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट लैंग्वेज करके उसे HTML पहले बता दें, बाद में उसे उसका नाम देते वक्त Ctrl+S करेंगे, फिर वहाँ पे आपको एक्सटेंशन जो है वो देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके मल्टीपल वे हैं, आप जिस तरह आपको इजी लगता है। फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और बैक स्पेस के नीचे जो 90 एंगल में आपके पास सिंबल है, फैक्टोरियल वाली जो सिंबल है वो आपने वो यूज़ करनी है एक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे। आप पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं, इंटर करते हैं पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके, तो आपके पास प्री डिफाइंड HTML का स्ट्रक्चर आ चुका है, जो यहाँ पे कल हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा था ना। तो ये वो वाला स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब काफ़ी वाज़ेह नज़र आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखें, ये डॉक्यूमेंट का टैग है, ये सिंगल ओनली वन है। ये बताता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो बेसिकली HTML है। फर्ज करें अगर आप ये नहीं भी देते हैं तो ब्राउज़र तब भी आपकी इस फाइल को चलाएगा। उसके बाद फिर ये HTML का टैग है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें ये स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अंदर लैंग्वेज बताई गई है। आपने देखा होगा कि कुछ पेज ऐसे होते हैं जो मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर बने होते हैं। आप किसी साइट के ऊपर जाते हैं तो आपको मिलता है कि आप उसको स्पेनिश में भी खोल सकते हैं, आप उसको अरेबिक में भी खोल सकते हैं, US में भी खोल सकते हैं, या फिर आप उसको उर्दू में भी खोल सकते हैं। तो मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो इंग्लिश की होती है। ये आप नहीं भी लिखेंगे तब भी ये इंग्लिश को ही चूज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन को मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर वो ज़रूरी फाइल नेसेसरी होती हैं जो हम लिंक करते हैं या SEO के काम के लिए होती हैं, या पेज के अबाउट फाइल होती हैं, उसके अंदर चीज़ों को लिंक किया जाता है, वो हेड टैग होता है। और जो चीज़ आपकी स्टार्ट होनी है वो एंड भी हो रही है। ये देखें हेड टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखें फॉरवर्ड स्लैश से एंड भी हो रहा है। अब बॉडी स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं फोल्डर के अंदर जाऊँ जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था डेस्कटॉप के ऊपर, अब यहाँ पे देखें ये इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है। अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो चुकी है। अभी देखिए इस फाइल के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर आप देखें इस फाइल को थोड़ा सा यहाँ पे देखें, ये क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है।
तो ये बेसिकली पेज का टाइटल होता है। जिस तरह अगर मैं FC कन्वर्ट की बात करूं तो मैं माउस लेके गया हूं तो वहां पे क्या लिखा आ रहा है, FC कन्वर्ट फ्री ऑनलाइन ईमेल टूल कन्वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइटल को चेंज करना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे आप उसको ले सकते हैं, माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। आपकी मर्जी है आप जो टाइटल देना चाहते हैं। अभी आप इसको रिफ्रेश कर लें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आ गया। अब आप उसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो आपका क्या आ रहा है, आपका टाइटल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज समझते हैं, एक होता है मेटा के दो करैक्टर हैं। एक करैक्टर सेट है, उसको किस करैक्टर के अंदर वो पूरी चीज़ों को लेता है जो HTML का पेज होता है। एक तो आपने ये उसको बताना है, दूसरा आपने बताना है कि आपका जो व्यू पोर्ट है उसके अंदर ये बेसिकली बता रहा होता है कि आपकी विड्थ जो है वो डिवाइस की विड्थ के इक्वल होनी चाहिए। ये आपके लिए नहीं होता, ये बेसिकली ब्राउज़र के लिए होता है। काफ़ी हद तक चीज़ों को ये खुद रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करता है, ठीक है, ताकि वो ब्राउज़र से आपके आउट ना हो जाए। और इनिशियल स्केल जो है वो ये भी इसका एट्रीब्यूट है कि वो 1 ही रहे, अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो वो आपको चीज़ें सही नहीं नज़र आएंगी, ठीक है। तो आप इसको इंटरनेट से कॉपी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि हमने जो काम भी करना है इस बॉडी के अंदर करना है। ऊपर वो जो चीज़ें हमने देनी है, CSS है, JS है, जो चीज़ भी हमने लिंक करनी है वो ऊपर हेड टैग के अंदर करनी है। वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं होती, वो कोडिंग का हिस्सा तो है, लेकिन जो शो होता है कोड उसका हिस्सा नहीं है, वो जस्ट कोडिंग को कंप्लीट करने के लिए होता है। अब यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ, सबसे पहले हम हेडिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब HTML के अंदर टोटल 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। अब आपको जितने भी टैग मिलेंगे, जितने भी, वो 99% आप जो लफ्ज़ बोलते हैं उनका नाम भी वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर कोड करना है तो वो बॉडी है। हेड एक ज़रूरी चीज़ है जहाँ पे हम सारी चीज़ें लिंक करते हैं। वैसे भी आम रूटीन में आपको पता है कि हेड का क्या पर्पज़ है, जिसमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं। वो एक अलहदा बात है कि आपके ज़रूरी चीज़ें होती हैं माइंड में या नहीं हेड के अंदर, ठीक है। तो बॉडी के अंदर टोटली कंटेंट जो है वो HTML के सारे टैग यहाँ पे आएंगे। इसी तरह हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। हेडिंग होती है एक पहली जो सबसे बड़ी होती है, उसको बोलते हैं H1। H बेसिकली हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे आपने H1 लिखा है तो देखिए ऊपर H1 लिखा हुआ आ गया। अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये लिखा गया है, ठीक है। ये किस तरह लिखा गया है, खुद ही उसने H1 लिखा और उसको स्टार्ट करके एंड भी कर दिया, उसका टैग खुद ब खुद लिख दिया, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी एक्सटेंशन करनी है जो इस तरह का काम परफॉर्म करेंगी, ठीक है। उसके लिए फिर आपकी जो डेवलपमेंट जो है वो फास्ट हो जाती है, बजाय कि आप उसको लिखें एंगल ब्रैकेट फिर H1 लिखें फिर एंगल ब्रैकेट फिर उसके अंदर स्पेस दे के आगे लिखें फिर एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश फिर H1, ठीक है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप एक्सटेंशन इस्तेमाल कर लें। आप जो कुछ भी लिखेंगे, ये बेसिकली HTML की इंटेलिजेंस होती है, वो चेक करता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, वो कंसेक्टिव वर्ड को मैच करता जाता है और वो टैग जो होते हैं वो आपको दिखा देता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। अगर आप इसको देखें तो ये पेज को रिफ्रेश कर लें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होता है कि एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं एक लाइव सर्वर की। वो क्या करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको इसी के अंदर राइट साइड में लाइव नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप उसको प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है कि वो वाइट जो स्पेस है ना, वो आपको रिस्पॉन्सिवनेस, जो हमने पेज को रिस्पॉन्सिव करना होता है, उसके बारे में फिर वो अच्छी तरह पता नहीं चलता कि कौन सी स्क्रीन के ऊपर आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पेज को बढ़ा देता हूँ तो ये सबसे बड़ी हेडिंग है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। H1 मतलब पहली हेडिंग है। अगर यहाँ पे हम दूसरी हेडिंग करें तो वो इससे क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। H2 कर लें आप, सेकंड हेडिंग, ठीक है। हेडिंग के अंदर आपने जो कुछ भी देना है आपकी मर्जी है। आपने अक्सर पेजेस देखे होंगे कि उनके ऊपर हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग के अलावा तो काम ही नहीं होता। आप पेपर देते हैं तब भी आप हेडिंग लिखते हैं,
आपने कोई मौजू लिखना तब भी आप हेडिंग लिख दें। तो हेडिंग आपका हर सूरत में आनी ही आनी है। अगर यहाँ पे आप FC कन्वर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मेन हेडिंग आ रही है FC कन्वर्ट फ्री ऑनलाइन इमेजेस एंड फाइल कन्वर्जन टूल, ये एक हेडिंग है, ये H1 है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसके कोड के अंदर, ये एक H1 है, यहाँ पे देखें ये एक H1 है, ठीक है। तो ब्राउज़र क्या करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चीज़ H1 का साइज़ रखा है वही आए, आप उसको फ़ॉन्ट को कम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, उसको स्टाइल भी दे सकते हैं। लेकिन अभी जो आपको नज़र आ रहा है H1 और 2 का जो स्टाइल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बेस कोडिंग पे होता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये साइज़ चलता है। ये प्री डिफाइन है कि आप H1 लिखेंगे यही साइज़ आएगा, H2 लिखेंगे तो वही साइज़ आएगा, ठीक है। इसी तरह आपकी बाकी हेडिंग्स हैं। आज हम जस्ट हेडिंग के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। H3 है, थर्ड हेडिंग है। SEO में भी हेल्प करते हैं ये हेडिंग? जी बिल्कुल। SEO में H1 से लेके H4 तक बहुत ज़रूरी होती है हेडिंग, और सबसे मेन हेडिंग जो है आपके हर एक पेज की H1 होना ज़रूरी है। ये SEO का रूल आपको कहता है कि एट लीस्ट 1 H1 होना ज़रूरी है आपके कोड के अंदर, ठीक है। ये 4 हेडिंग है, यहाँ पे आप H5 कर लें। एक तो ये आपका ये सही नहीं है जिसकी वजह से पता नहीं चलता, हालांकि सिस्टम चल रहा है। H6 है, यहाँ पे 6 सिंपल लिख दें, यहाँ पे 5 लिख दें। आपको जस्ट बताने का मकसद ये है कि आप सिर्फ कंपैरिजन कर सकें। अभी आप इस पेज को रिफ्रेश करके देखें। अब देखें हमारे पास पहली जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी है, सेकंड हेडिंग उससे छोटी है, थर्ड उससे छोटी है, फोर्थ उससे, फिफ्थ उससे और सिक्स उससे भी छोटी। अगर SEO के हवाले से बात करें तो आपके पेज के अंदर एटलीस्ट एक H1 होना चाहिए, जो कि हमारे लेक्चर का पार्ट तो नहीं है SEO, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वो टेक्निकल इशू होता है SEO के अंदर कि आपके पेज के अंदर H1 नहीं है, क्योंकि गूगल जब क्रॉल करता है तो वो सबसे पहले H1 को देखता है, HTML के आल्ट एट्रीब्यूट को देखता है, ठीक है। इस तरह थ्रू आउट उसका पैटर्न होता है चेक करने का, ठीक है। तो डिफरेंट पेज के ऊपर आपकी डिफरेंट हेडिंग है। अगर मैं इसी पेज के बताऊं तो ये भी हेडिंग है, लेकिन ये और है। लेकिन यहाँ पे ये बर्थडे कैलकुलेटर आ रहा है, वर्ड काउंटर है, यूनिट कन्वर्टर है, या फिर आपकी JPG to PNG है, ये भी एक हेडिंग है, लेकिन ये और तरह की है। ये H3 हो सकती है, H4 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे और इस पेज के ऊपर क्या डाटा है ये लिखा है, फाइंड लेटेस्ट जॉब का है, ये भी एक हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग ज़रूरी नहीं है, H1 का भी ये आपके पास ये वाला जो है फॉन्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपको H1 ऐसे ही नज़र आएगा। ये आगे जाके जब हम CSS पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि H1 आप उसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, इससे बड़ा करके भी लिख सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर कोई स्टाइल नहीं अप्लाई करते तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो आपने टैग लिखा है वो उसके मुताबिक उसका साइज़ आएगा। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, उसके अंदर पहली चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने इसके 3 मेटा पढ़ लिए हैं, ठीक है। और मेटा भी पढ़ेंगे साथ साथ, वक्त के साथ साथ हम चीज़ें देखते जाएंगे। और उसके बाद बॉडी के अंदर अगर हमने बात की है तो ये बॉडी के अंदर एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अब पैराग्राफ P के लिए होता है, तो HTML के अंदर P का एक टैग अवेलेबल होता है। अब हेडिंग के बाद ज़ाहिर सी बात नहीं, आपने पैराग्राफ ही लिखना होता है। आप चाहे वो वर्बली लिख रहे हैं, रिटनली लिख रहे हैं, आप जैसे भी उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो पैराग्राफ आता है, ठीक है। तो उस पैराग्राफ के अंदर आपने जो चीज़ भी ऐड करनी है जस्ट आपने P लिखना है। तो P बताएगा इस ब्राउज़र को कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आया है वो एक पैराग्राफ की शक्ल में है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डाटा दे देता हूँ। लोरम यहाँ पे लिख देता हूँ 20, तो ये 20 वर्ड्स का खुद ब खुद लिख देगा। अभी इसने किस तरह लिखा है, लोरम एक ऐसा फंक्शन होता है VS कोड के अंदर कि वो खुद ब कुछ कंटेंट लिख देता है। जब हमने
किसी भी यूज़र की साइट बनानी होती है, हमारे पास कंटेंट नहीं होता, तो हमने उसको बताना है कि यहाँ पे 30 वर्ड आने चाहिए, 50 वर्ड। तो हम इस तरह का करते हैं कि हम उसके ऊपर लॉरम का जो भी टेक्स्ट होता है वो दिखा देते हैं। अभी इसको रिफ्रेश कर लें। अब देख लें, कभी आपने देखा है कि आपकी हेडिंग का जो फॉन्ट है, साइज़ है, वो आपके पैराग्राफ के साइज से बड़ा हो? ऐसे नहीं होता ना। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक भी आपको ये चीज़ें ऐसे ही मिलेंगी। आप हेडिंग बड़ी लिखते हैं और उसके बाद पैराग्राफ जो है वो एक नॉर्मल रूटीन के अंदर लिखते हैं। अगर आपने पेपर भी दिया है तो आप हेडिंग लिखने के बाद जिधर जिधर भी पैराग्राफ लिखेंगे उन सब की हेडिंग आप एक जैसी रखते हैं, और जो चीज़ आपने डोमिनेट करनी होती है उसको आप हेडिंग बोल देते हैं। तो इस तरह करके 1 बाय 1 हम चीज़ें पुट करते जाते हैं और फाइनली हमारे पास इस तरह की आउटपुट पेज जो है वो रेडी हो जाते हैं। काफ़ी है इतना। वैसे भी पहले लेक्चर के मुताबिक इंट्रोडक्शन के हवाले से आपका ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है।